Good morning, students. Today we will discuss about chemistry of the elements of first transition series. इसका आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे. We have earlier discussed about part first and part 2. In these two parts, we already learned about main features of D block elements and why D block elements are called transition elements also, and zinc, cadmium and Hg are not included in transition elements. I have told you about the reason why we consider these three elements into D block elements but not in transition elements. Okay, this is periodic table. In this periodic table, D block elements are placed between S block and P block elements. यहाँ हम अब पढ़ेंगे थ्री डी सीरीज़ के बारे में. हम लर्न कर रहे हैं थ्री डी सीरीज़ जो है वो कौन सी है. ये जो ऊपर वाली है जहाँ पे स्कैंडियम से लेके जिंक तक के 10 एलिमेंट्स आते हैं. तो अब हम इनकी ही स्टडी कर रहे हैं. अब हम यहाँ पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़. पहले हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उनके, और फिर हमने पढ़ लिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे मेन किसके पढ़े थे, डी ब्लॉक यानी कि कॉमन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पढ़े थे. लेकिन अब हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं वो ओनली एंड ओनली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ यानी कि 3D सीरीज़ जो है ओनली 3D एलिमेंट्स की ही स्टडी कर रहे हैं. तो हम यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स क्या होता है, 3d(x, 4x, y). x तो क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी सबशेल, एंड ये कितनी हो सकती है 1 से लेके 10 तक हो सकती है. और y जो होती है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल. s ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो हैं, और इसकी नंबर हो सकती है तो 1 या फिर 2, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल के अंदर 2 ही आ सकती हैं. दैट इज़ अ 3D सबशेल हैज़ 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, और एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है डी सबशेल में. स्कैंडियम के अंदर जैसे 3D1 हो गया, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है उसमें 3D2, इस तरह से करके जिंक में कितने हो जाते हैं 3D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाते हैं. एंड 4s सबशेल इन जनरल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, जनरली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. केवल एक्सेप्शन होता है एक क्रोमियम का और एक कॉपर का. क्रोमियम जो होता है उसका होना तो चाहिए कितना, एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड है वो तो होना चाहिए 3d4 4s2, लेकिन होता है इसका 3d5 4s1, यानी s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. क्यों होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. इसी तरह से कॉपर में भी क्या हो जाता है 3d10 4s1 बजाय 3d9 4s2 की, क्योंकि फुलफिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड. द एक्सेप्शनल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम कॉपर इज एट्रीब्यूटेड टू द एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट एंड द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड सब शेल्स. इसका रीजन हम बताते हैं. एक तो अभी मैंने आपको बताया था हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड सब शेल जो होते हैं वो अन्य की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होते हैं. और सेकंड क्या है इसका रीज़न कि एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट, कि इनके अंदर क्या होता है एक्सचेंज एनर्जी कम होती है. एक्सचेंज एनर्जी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का 4s से 3d के अंदर जाना. 4s जो ऑर्बिटल है उससे कहाँ जा रहा है, वो 3d ऑर्बिटल में जा रहा है. तो इसका उसमें जाना क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया. तो एक्सचेंज एनर्जी इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी जो होती है दोनों सब सेल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाता है. द शिफ्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one subshell to another of similar or slightly higher energy in order to achieve the half filled or completely filled subshell is known as exchange energy effect. ये क्या कहलाता है, एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट कहलाता है. शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, कहाँ से हो रही है, एक सबशेल से दूसरे सबशेल में, लेकिन वो सबशेल क्या होना चाहिए, या तो सिमिलर एनर्जी का होगा या फिर स्लाइटली हायर एनर्जी का हो सकता है. मतलब एनर्जी डिफरेंस दोनों के बीच में कम होना चाहिए, तो लगभग इक्वल होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए. द स्टेट ऑफ अफेयर्स कैन बी शोन एज फॉलोज. देखिए यहाँ क्रोमियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड तो कितना होना चाहिए 3d4 4s2, बट इट इज़ अनस्टेबल. एक्चुअल में क्या होता है 3d5 4s1, दैट इज़ मोर स्टेबल. ऐसे ही कॉपर में आप देखिए
एटॉमिक नंबर होता है इसका 29, इसमें कितना होता है 3d9 4s2, ये होगा इसका एक्सपेक्टेड, बट इट इज़ अनस्टेबल। और एक्चुअल क्या होता है 3d10 4s1, that is more stable. As is evident, there is exchange of electrons from 4s to 3d subshell, thereby increasing the stability of the valence shell configuration in chromium and copper atom. तो एक्सचेंज हुआ इलेक्ट्रॉन का इसीलिए क्योंकि ज़्यादा वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड जो होता है। देखिए 3d5 हाफ फिल्ड हो गया एंड 3d10 क्या हो गया फुल फिल्ड हो गया। Thus, among 3D series elements, only chromium and copper exhibit irregular and anomalous electronic configuration. 3D सीरीज एलिमेंट्स में से केवल और केवल एनोमेलस बिहेवियर कौन दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, क्रोमियम एंड कॉपर। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स जनरली शो वेरिएबल, यानी वेरिएबल का मीन क्या हो गया मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर कंपाउंड्स एंड आयनिक फॉर्म्स। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स जो होते हैं वो कई बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में शो करती हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी उनकी जो सब में क्या होता है 4s2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले s के ही दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इसलिए मिनिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमनली होता है +2। पर कॉपर और क्रोमियम के अंदर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 बिकॉज दे हैव 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट shown increases from scandium to manganese and then decreases till zinc, which shows the +2 oxidation state only. जैसे जैसे हम स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। लेकिन उसके बाद क्या होने लग जाता है, पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे घटने लग जाती है। और जो जिंक होता है वो फाइनली लास्ट में केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो क्या होती है +2, केवल जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। As a result, among these elements, chromium and manganese show the maximum number of oxidation state. देखिए क्रोमियम तो दिखाता है +1 से लेके +6 तक, और मैंगनीज मतलब क्रोमियम के अंदर +1 भी दिखाता है, +2, +3, +4, +5 एंड +6। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम दिखाएगा +6 और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी +1। ऐसे ही मैंगनीज होता है वो दिखाता है +2 से लेके +7 और +7 इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एनी एलिमेंट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर, बट द लेटर एलिमेंट्स डू नॉट फॉलो दिस ट्रेंड। जैसे जैसे हम जाते हैं यानी स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं तो हम देखते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, जैसे कि क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +6 और मैंगनीज की हो गई +7। तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वो क्या होगी उनके ग्रुप नंबर के बराबर ही होती है। लेकिन इसके बाद फिर ये एलिमेंट्स ये शो नहीं करते हैं इस तरह का ट्रेंड। देखिए यहाँ देखिए स्कैंडियम है, इसका ग्रुप नंबर क्या है 3 और इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी है +3। टाइटेनियम इसका ग्रुप नंबर है 4 और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गई है +4। यहाँ वेनेडियम की भी देखिए +5, क्रोमियम +6, मैंगनीज की भी +7, ग्रुप नंबर के इक्वल ही है। लेकिन फिर आगे ये फॉलो नहीं होता है, फिर आगे घटने लग जाती है। ग्रुप नंबर तो बढ़ेगा ही नॉर्मली, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो घटने लग जाएगी बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, डिक्रीज़ होने लग जाते हैं। और ये देखिए आप जिंक देखिए, जिंक के अंदर केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई जा रही है +2, लोएस्ट भी यही है हाईएस्ट भी ये है, और सबकी क्या है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। For an element, the relative stability of various oxidation states can be explained on the basis of stability of D0, D5 and D10 configuration. अब हमने बताया आपको कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पर इनमें से सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, तो इसका हम रीज़न बता सकते हैं कि D0, D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं वो उन एलिमेंट्स के क्या होंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो हमें ये देखना है कि मेटल आयन
अगर इनमें से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में है तो वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्टेबल होगी। जैसे हम टाइटेनियम का केस देखते हैं, टाइटेनियम +2 भी दिखा रहा है, +3 भी दिखाएगा और +4 भी दिखाता है। टाइटेनियम में +4 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसके अंदर 3d0 4s0, यानी d के अंदर कितना हो गया 0, 3d0 हो गया विन्यास। और टाइटेनियम +3 में होता है 3d1 4s0, यानी 3d1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो 3d0 हो रहा है टाइटेनियम +4 में, तो टाइटेनियम +4 आयन इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम +3 बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3d0 सबशेल। इसी तरह से Mn+2 जो होता है, इसमें है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4d0, 4s0 आएगा, यहाँ 4s0 है। और Mn+3 में हो जाता है 3d4 4s0। तो आप इनमें से भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि Mn+2 में d5 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो मोर स्टेबल होगा देन Mn+3 के तुलना में। It has also been observed that the first transition series elements form ionic oxides and chlorides in their lower oxidation state, which are basic in nature. ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। अब इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आयनिक कंपाउंड क्यों बनाते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट क्यों दिखाते हैं? इसलिए इसका रीज़न हम बताएंगे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाता है कि मेटल आयन जो होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि चार्ज जो है वो ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो उसकी चार्ज अगर ज़्यादा हो गया है तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है, चार्ज डेंसिटी उसके ऊपर इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी पॉलराइज करने की पावर क्या हो जाती है इंक्रीज़ हो जाती है फेजान रूल के अकॉर्डिंग। तो वो पॉलराइज ज़्यादा कर पाता है एलाइंस को। तो फिर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ जाती है, और पोलैरिटी आ जाती है तो इट्स मीन क्या हो जाता है कि बॉन्ड कोवेलेंट हो जाता है। और कोवेलेंट होने की वजह से ही क्या हो जाता है कि हम ये बोल रहे हैं कि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे दिखाई देंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। एसिडिक नेचर के क्यों? क्योंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, यानी उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं बेसिक होते हैं, लाइक ए सोडियम ऑक्साइड। ये क्या होता है मेटल का ऑक्साइड है और कैसा नेचर में है आयनिक नेचर में है। आयनिक होने की वजह से इसका नेचर हो जाता है बेसिक। अगर हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो बनेगा NaOH, यानी कि बेस। इसी तरह से मैं इसी का ही एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो जनरली क्या फॉर्म करते हैं, जनरली वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, जैसे सल्फर का ऑक्साइड ले लो, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ले लो। अगर आप इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, दैट इज़ क्या हो जाएगा वो उसका ऑक्साइड्स जो है उसे वाटर में डिज़ोल्व किया तो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, तो हम क्या बोल देंगे कि उनके ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे एसिडिक इन नेचर, और इनके बीच में बॉन्ड होता है कोवेलेंट। ये तो मैंने आपको एस एंड पी ब्लॉक के संदर्भ में बताया, पर इसी तरह से मैं इसमें बता रही हूँ कि यहाँ पे भी इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि आप यहाँ देखिए मैंगनीज है, मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बना रहा है MnO, फिर बना रहा है Mn2O3 बना रहा है +3 में, Mn+4 में बना रहा है ये MnO2, और +7 में बना रहा है Mn2O7। जैसे जैसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती जाएगी कोवलेंसी उसके अंदर उतनी ज़्यादा होती जाएगी, बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी इंक्रीज़ होती जाएगी और इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक इन नेचर हो जाएंगे। और MnO जो है वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि फिर ये कैसे नेचर का दिखाएगा, फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक नेचर का ऑक्साइड दर्शाएगा। और Mn2O3 और MnO2 क्या होंगे बीच में आ गए तो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, यानी कि थोड़ा बहुत बेसिक नेचर भी दिखाएंगे और थोड़ा एसिडिक कंडीशन भी शो करेंगे। सिमिलरली क्रोमियम का ऑक्साइड देखिए आप CrO+2 ये बेसिक होता है, Cr2O3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक, एंड CrO3 यानी क्रोमियम का +6 में जो है ये ऑक्साइड ये कैसा हो जाएगा एसिडिक इन नेचर। ऐसे ही VCl2 बेसिक है और VOCl3 क्या हो गया एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फुलफिल ऑल कंडीशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड आर थस मोर सूटेबल फॉर दिस पर्पस। यानी ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी इनके अंदर पाई जाती है,
क्यों पाई जाती है? अब हमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, जो मेटल होती है, मेटल एटम बोल दो या मेटल आयन बोल दो, वो स्मॉल इन साइज़ होना चाहिए। और डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं वो एस ब्लॉक की मेटल्स की तुलना में क्या होती है, कंपैरेटिवली छोटी होती है साइज़ में। तो इसी वजह से एस ब्लॉक की मेटल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं कर पाती है और डी ब्लॉक की मेटल्स स्मॉल साइज़ होने की वजह से क्या होता है, और हाई चार्ज डेंसिटी होती है इनके ऊपर, छोटा साइज़ है और चार्ज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से चार्ज डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई। तो इसकी वजह से ये मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं। द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीजेज एज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेज। जैसे जैसे मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ही उसका साइज़ छोटा होता जाएगा, उसके अंदर हाई चार्ज डेंसिटी होती जाएगी और उसकी पॉलराइज करने की पावर बढ़ती जाएगी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी इंक्रीज होती जाएगी। लिगेंड्स जो होंगे उनको पॉलराइज कर पाएगी, यानी उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा। The nature of the complexes depend on the orbitals available on the metal ion and atom for bonding। और दूसरी कंडीशन ये है कि मेटल जो एटम है या फिर आयन जो है उनके अंदर क्या होनी चाहिए, खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से लिगेंड्स जो हैं वो उनमें अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होती है, ये कंडीशन भी फुलफिल होती है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है जैसे जैसे, तो उनमें से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, ऑर्बिटल्स वैकेंट होते चले जाते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशंस उसमें फॉलो हो रही हैं। तो इस वजह से क्या हो जाती है कि डी ब्लॉक की मेटल्स जो हैं, इनकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की मेटल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिखाती जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कब बढ़ेगी, जब उसके ऊपर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी कि मेटल आयन जितना ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी। एक तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स भी वैकेंट हो जाएंगे जिससे कि लिगेंड आ जाएंगे, और दूसरा उसके अंदर चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी क्योंकि छोटा साइज़ हो जाएगा। थैंक्स। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा।